अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सेठी से सवाल। मैं हूं सैयद आयशा नाज, मेरे साथ मौजूद है नजम सेठी साहब। अस्सलाम वालेकुम। बदलता हुआ आलमी मंजरनामा और कुछ अहम मुलाकातें, ख़ास मुलाकातें और कुछ दौरे, 4 से 5 के करीब अहम दौरे इस बात का मज़हर हैं कि आलमी मंजरनामे पर नया वर्ल्ड ऑर्डर तश्कील पा रहा है। लेकिन इससे फ़ायदा किसको होगा, आज के शो में हम ये तय करने की कोशिश करेंगे। और इस सिलसिले में सबसे ज़्यादा हलचल अमेरिकन प्रेसिडेंट की टैरिफ पॉलिसी ने मचा रखी है, जिसके सबब बहुत से ममालिक असर नौ अपनी जो पॉलिसी है उनको तश्कील देते दिखाई दे रहे हैं या इस तरफ दौड़ धूप करते दिखाई दे रहे हैं। सेठी साहब, अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने जब इंडिया के लिए इब्तदाई टैरिफ का ऐलान किया तो कहा कि वो सज़ा के तौर पर कुछ जुर्माना भी आयद कर सकते हैं, क्योंकि भारत रशिया से तेल खरीदता है। उसके जो भी मुज़मरात हैं या बैक डोर पे जो भी है वो अपनी जगह पर अलग बहस। लेकिन ऐसे लग रहा था कि इंडिया बर्फ़ पिघला देगा और आपने भी कहा कि वहाँ कोशिशें की जाएंगी कि अमेरिका के साथ मामला बना के रखे जाए। लेकिन अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ऐसे लगता है किसी जल्दी में है। उन्होंने अगले 25% को भी फ़ौरन आयद कर दिया, अगरचे उनका इतलाक 28 अगस्त से होगा। लेकिन हमें मीनवाइल इंडिया भी अपने कार्ड शो करता दिखाई दे रहा है कि अजित डोवल फौरन ही मॉस्को के विजिट पर रवाना हो गए। वहां पहुंच के वो कुछ बंद दरवाजों में मीटिंग्स कर रहे हैं। अब मेरा सवाल आपसे ये है कि ये टैरिफ नई बुलंदी पे जाना 50% का कह के और ये भी कहना कि आगे आगे देखिए होता है क्या, और दूसरी तरफ नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ऑफ इंडिया इन मॉस्को, क्या नताइज होंगे इन सब के? आयशा, बहुत से सवाल इकट्ठे हो गए हैं डोनाल्ड ट्रंप की जो पॉलिसीज हैं, और वो फोकस इस वक्त जो अनफॉर्चुनेटली हो रहा है वो इंडिया के ऊपर हो रहा है। क्यों इंडिया इतना इंपॉर्टेंट हो गया डोनाल्ड ट्रंप के लिए? क्यों डोनाल्ड ट्रंप सख्त रवैया इख्तियार कर रहा है इंडिया के खिलाफ? अच्छा, इसमें मेरी एक अपनी तजिया भी है, थियरी भी है, क्योंकि लोगों को समझ नहीं आ रही कि क्या किया है नरेंद्र मोदी ने जिसकी वजह से डोनाल्ड ट्रंप इतना नाराज हो गया इंडिया के साथ। इंडिया तो समझता था कि वो स्ट्रेटेजिक पार्टनर है अमेरिका का। वो तो पाकिस्तान था जो कि स्ट्रेटेजिक पार्टनर अब नहीं रहा था। तो ये क्या हुआ? क्यों इंडिया, और इंडिया के अंदर भी ये सारे सवाल ये पूछ रहे हैं कि हुआ क्या? वो देयर इन अ स्टेट ऑफ शॉक। वो तो समझते थे कि क्वाड के अंदर जाके और नरेंद्र मोदी ने अमेरिका जाके डोनाल्ड ट्रंप को जीत लिया और वी आर फेवर्ड एलाय नाउ, और बिल्कुल उल्टा हो गया। और अभी तक कोई अच्छा एक्सप्लेनेशन मिला नहीं कि वजह क्या है, क्यों इंडिया के ऊपर इतनी सख्ती की जा रही है। अच्छा, अब मेरा इसमें एक थ्योरी ये है कि एक्चुअली डोनाल्ड ट्रंप के 3 एजेंडा आइटम्स थे। पहला तो था मागा, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, कि जी मूव इन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री बैक टू अमेरिका, गिव मोर अमेरिकन जॉब्स, नंबर 1। नंबर 2, एंड फॉरएवर वॉर्स। ये जो जंगें चल रही थी जो कभी खत्म भी नहीं होती थी, जिसमें ये यूक्रेन की जंग, इजराइल की जंग, और भी जंगें, इंडिया पाकिस्तान की जंग, उसका ये एजेंडा आइटम था कि इनको खत्म करना है मैंने, आई विल एंड फॉरएवर वॉर्स। और तीसरा ये था कि अमेरिकन फिस्कल डिफिसिट जो है उसको कम करना है, और उसकी एक वन रीजन फॉर दैट, अमेरिका की डेट प्रोफाइल बड़ी बढ़ रही है। ये जो ट्रेड सरप्लसेस हैं लोगों के अमेरिका के खिलाफ जो कि डॉलर को कमजोर करते हैं, उनको खत्म करना था या कम करना था। ये 3 उसके आइटम्स हैं। अब इंडिया इसमें कैसे आ गया, किस जगह पे आके फंस गया? डोनाल्ड ट्रंप बात तो करता है टैरिफ्स की, मगर टैरिफ्स को वो एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। वो एक्चुअली सारा ड्रामा जो है ये किसी एक मुल्क के खिलाफ नहीं है, ये एक पूरी ग्लोबल जो रिस्ट्रक्चरिंग हो रही है, जिसमें चाइना, रशिया, ईरान, ये सारे मुल्क जो हैं, ब्राजील, ब्रिक्स, ये सारे एक नया ब्लॉक बना रहे हैं। अच्छा, एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप को इस चीज का एहसास है। दूसरी तरफ ये है कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था मैं सारे फॉरएवर वॉर्स खत्म करूंगा। इजराइल और पैलेस्टाइन का मसला अभी तक हल नहीं कर सका। इजराइल नहीं बात मान रहा डोनाल्ड ट्रंप की, सीज फायर भी नहीं कर रहा। वहां डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसी फेल हो गई। इसने बहुत कुछ किया है, इजराइल के साथ मिलकर ईरान के ऊपर भी हमला किया है, सब कुछ किया है, इजराइल की हर बात मानी, मगर इजराइल अभी भी अपनी जंग जारी है अगेंस्ट पैलेस्टाइन। कोई बात मानने के लिए तैयार नहीं है डोनाल्ड ट्रंप की ऑन द क्वेश्चन ऑफ पैलेस्टाइन। पहली बात। दूसरी बात यह कि यूक्रेन, अब यूक्रेन के अंदर भी डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था मेरे तो बड़े अच्छे तल्लुकात हैं पुतिन के साथ, मैं तो आते सार ये मसला ही हल कर दूंगा।
और इसके बेसिस के ऊपर उसने नेटो को खींच लिया। नेटो को कहा मैं आपको पैसे वैसे हम नहीं देंगे आपकी डिफेंस के लिए, आप अपनी डिफेंस का अपना इंतजाम करें। इशारा ये कर रहा था कि यूरोप ये समझता है कि रशिया एक्सपेंशन करना चाह रहा है। डोनाल्ड ट्रंप का मौक़िफ़ ये था रशिया को एक्सपेंशन मेंशन नहीं करना, और हम इसको ये जो जंग हो रही है इसको मैं रोक लूंगा और आप अपना ख्याल करें। बड़े क्लोज एलाइज, जैसे इंडिया के साथ इतनी क्लोज रिलेशनशिप थी इसी तरीके के साथ यूरोप के साथ बड़ी क्लोज रिलेशनशिप अमेरिका की, हिस्टोरिकल है। और उसने उसको भी दांव पे लगा दिया। क्यों? वो ये चाह रहा था कि यूक्रेन के अंदर वो वॉर खत्म करे जी, इसीलिए प्यूटिन की तारीफें कर रहा था। हाँ। वो मैंने अभी बात हो गई, ये हो गया वो हो गया, आप प्यूटिन को समझते नहीं है, मैं समझता हूं उसको। तो हुआ क्या? हुआ ये कि ये प्यूटिन को कह रहा है कि सीज फायर करो जी। ज़ेलेंस्की मान गया है, वो कहता है अगर रशिया सीज फायर करता है हम भी कर देंगे। प्यूटिन नहीं बात मान रहा। पुतिन ये कह रहा है कि मैं जीत रहा हूं, ये 4 जो स्टेट्स हैं वो ये रशिया की हैं और हम इनको पूरा जीत के ये अपने पास हजम करेंगे इनको। अगर मैंने अभी सीज फायर कर लिया तो इन द मीन वाइल यूक्रेन जो है उसको और भी हथियार मिल जाएंगे और भी उसको सांस मिल जाएगा और आगे बाद में रेजिस्टेंस कर सकता है। इसलिए मैंने रुकना नहीं है। अब मेरा बड़ा नुकसान हुआ है मगर मैंने रुकना नहीं है। मुझे नजर आ रहा है कि मेरी कामयाबी होने वाली है। 1-2 महीने और यूक्रेन नहीं लड़ सकता और हम आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहे हैं। हमारे नुकसान हो रहा है मगर बढ़ रहे हैं हम, और 2-3 महीने के अंदर अंदर ये उसका मौक़िफ़ है। तो वो ये कह रहा है कि मैं अब सीज फायर नहीं करूंगा और आप मेरी टर्म्स अग्री करें। क्या टर्म्स है उसकी? कहता है पहली बात तो ये है कि ये सारे 4 इलाके जो हैं ये मुझे दे दे। दूसरी बात ये है कि जो क्रीमिया मैंने पहले हजम किया था उसको तस्लीम कर ले कि वो भी हमारा हिस्सा है। तीसरी बात ये है कि इसके बाद नेटो में नहीं जाएगा, मान ले कि नेटो में नहीं जाएगा। अच्छा। और चौथी बात ये है, और ये यूरोपियंस भी मान ले इस बात को कि अब ये नेटो शेटो में नहीं, नेटो यहाँ आके नहीं बैठेगा। और चौथी आखिरी बात ये है कि यूक्रेन अपने डिसआर्म कर देगा अपने आप को, ताकि आगे से कभी हमारे साथ जंग ही ना कर सके। ये एक बफर जोन बन जाएगी बिटवीन द कंट्रीज ऑफ यूरोप एंड रशिया। और ये हमेशा यूक्रेन का ये रोल रहा है हिस्टोरिकली, यही वो कहता है। अच्छा, अब ये मानने के लिए यूरोपियंस मानने के लिए तैयार नहीं है, डोनाल्ड ट्रंप मानने के लिए तैयार है। वो कहता है अभी सीज फायर करो। अब क्योंकि पुतिन मान नहीं रहा तो डोनाल्ड ट्रंप पहले तो इजराइल नहीं मान रहा, जो कि इसका बेस्ट फ्रेंड था, जिसके लिए इसने क्या नहीं किया, ईरान के ऊपर हमला कर दिया। इजराइल नेतन्याहू अभी भी मान नहीं रहा इसकी बात। सीज फायर, हॉस्टेजेस, ये वो सब खत्म करें जी। और 2 स्टेट सोल्यूशन, अब्राहम अकॉर्ड के लिए मेरे लिए रास्ते खोलें। वो रास्ते खुल नहीं रहे हैं। सऊदी अरेबिया और बाकी मुस्लिम ममालिक कह रहे हैं जी हम कैसे आगे बढ़े, इजराइल ही नहीं आगे बढ़ने दे रहा। तो एक तो वहां फेल हो गया, अब यूक्रेन में भी फेल हो गया जी। अच्छा, अब उसके लिए तो ये बहुत बड़ा सेटबैक है जी। इसलिए उसने अब इंडिया के ऊपर प्रेशर ये डाला है तेल का। एक्चुअली वो इंडिया के ऊपर नहीं है, वो रशिया के ऊपर प्रेशर है। वो रशिया को थ्रेटन कर रहा है कि मैं तुम्हारे ऊपर सैंक्शंस लगा दूंगा। आगे से रशिया का जवाब ही आता है लगा दो, हमारे ऊपर क्या सैंक्शंस लगाओगे, हम तो वैसे ही हमें जरूरत नहीं है बहुत सी चीजों की। वी आर नॉट कंसर्न्ड अबाउट सैंक्शंस, जितने हैं हम उसको चला रहे हैं काम। अब वो चाइना को रोक नहीं सकता, बिकॉज चाइना भी तेल ले रहा है। इंडिया 35 to 38% अपनी रिक्वायरमेंट जो है वो रूस से लेता है। तो वो अब इंडिया के ऊपर प्रेशर डाल रहा है कि तुम तेल लेना बंद करो, ताकि रशिया के ऊपर प्रेशर पड़े। ये किस्म का इनडायरेक्ट सैंक्शन, और रशिया जो है फिर हमारे साथ बात करे ऑन एंडिंग द वॉर इन यूक्रेन। ये दिस इज हिज अप्रोच। इंडिया के खिलाफ नहीं है वो, ही इज यूजिंग इंडिया टू अप्रोच रशिया। और रशिया को ये कह रहा है कि हम इंडिया को रोकेंगे फ्रॉम बाइंग ऑयल फ्रॉम यू, और आप हमारी बात माने। इंडिया इन द मीनवाइल फंस गया, उसको समझ नहीं आ रही कि यार सानू किसे फंसाता है। इसीलिए डोबल भागा गया है रशिया कि जी हम तो बिल्कुल ठीक है, हम बर्दाश्त कर लेंगे ये जो उसने किया है, मगर हम आपसे तेल लेते रहेंगे। अच्छा। क्योंकि रशिया के साथ तेल लेना इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम। उसकी वजह यह है कि रशिया से तेल जो वो खरीदते हैं वो रशिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर रशिया उनको एयरक्राफ्ट 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट देने हैं उसने,
रशियन है। वो अमेरिका से तो इन्होंने लेने नहीं है, वो बहुत महंगे हैं। तो रशिया के साथ इंडिया के बड़े पुराने तल्लुकात हैं और वो छोड़ना नहीं चाहता, इसलिए इंडिया को टाइट कर रहा है टू पुट प्रेशर ऑन रशिया। अच्छा, मेरा ये मौकफ है कि जिस दिन रशिया और इनकी आपस में सेटलमेंट हो गई तो रशिया इन रिटर्न फॉर द सेटलमेंट इन यूक्रेन जो भी होगी, ये कहेगा कि आप हमारी ऑयल एक्सपोर्ट्स के ऊपर कोई पाबंदी नहीं लगाएंगे, विच मीन्स कि इंडिया को फिर नहीं रोका जाएगा फ्रॉम बाइंग ऑयल फ्रॉम रशिया। तो मैं ये समझता हूं कि ये एक टेम्पररी फेज है। जिस दिन यूक्रेन में सेटलमेंट होती है बिटवीन पुतिन एंड ट्रंप, उस दिन इंडिया से प्रेशर हट जाएगा। ये जो है ना तेल वाला प्रेशर। सो आई थिंक, इसीलिए आई डोंट थिंक इंडिया शुड बी टू वरीड। दे शुड, वो अपने डट के बैठे रहे, बिकॉज जो रियल इश्यू है वो इंडिया नहीं है। वो रियल इश्यू जो है वो चाइना एंड रशिया है। चाइना के साथ तो वो अलग बायलैटरली वो लगे हुए हैं ऊपर नीचे होने, मगर जो रशिया है उसका क्योंकि इन्वॉल्वमेंट इन यूक्रेन है, एंड यूक्रेन इज वेरी इंपॉर्टेंट एज अ फॉरएवर एंडिंग नॉन एंडिंग वॉर, उसको खत्म करना है, उसकी क्रेडिट लेनी है। अब इसके साथ ताल्लुक बनता है, इसके साथ ताल्लुक बनता है नोबेल प्राइज का। अब डोनाल्ड ट्रंप की प्रेस सेक्रेटरी ने खुद कहा है कि जी डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल प्राइज मिलना चाहिए। क्यों? क्योंकि उन्होंने रवांडा का बंद कर दिया, उधर बंद कर दिया, इंडिया पाकिस्तान का बंद कर दिया, मगर वो अभी तक ये नहीं कह सकते कि यूक्रेन और का बंद किया और पैलेस्टाइन में बंद किया। उनको बड़ी सख्त जरूरत है फॉर एंडिंग दीज वॉर्स, और वो वॉर्स के रास्ते में खड़ा है एक नेतन्याहू और एक रशिया। अब नेतन्याहू तो हाथ नहीं लगा सकता बिकॉज ऑफ द इजराइल लॉबी, राइट, तो वहां तो उसके ऑप्शंस आर लिमिटेड। मगर ये यूक्रेन वाला तो बहुत बड़ी चीज है उसके लिए। अगर ये उसने वॉर एंड कर दिया और सेटलमेंट करवा दी बिटवीन नेटो एंड यूक्रेन एंड रशिया, तो इट विल बी अ बिग फेदर इन हिज कैप। फिर वो नोबेल प्राइज की तरफ जा सकता है। ठीक, मेरी बात समझे? उसको नोबेल प्राइज के पीछे पड़ा हुआ है वो, इसीलिए पाकिस्तान ने समझ ली थी ये बात, और सबसे पहले पाकिस्तान ने खड़े होकर कह दिया नोबेल प्राइज। किसी ने पाकिस्तान के कान में ये बात डाल दी थी कि ये रास्ता है। अभी इंडिया ने ये नहीं किया। इंडिया अपनी वो प्राइड के अंदर ही रह गया कि हम क्यों करें, क्यों? वो कहता था मैंने जंग बंद कराई है, ये कहते थे नहीं हम तो तुम्हारी बात नहीं, हमने तो खुद जंग बंद की है। आज इंडिया ये बात मान जाए कि हाँ डोनाल्ड ट्रंप ने ये डोनाल्ड ट्रंप ने ही की थी ये सारी सेटलमेंट, जैसे पाकिस्तान ने की है, और हम भी चाहते हैं कि जी इसको नोबेल प्राइज मिले बिकॉज हम तो बड़े खतरनाक रास्ते पे चढ़ गए, तो इंडिया के ऊपर प्रेशर खत्म हो जाएगा। तो इंडिया को समझ नहीं आई हुआ क्या उसके साथ, और डोनाल्ड ट्रंप इज ओनली इंटरेस्टेड इन गेटिंग द नोबेल प्राइज। उसके लिए रास्ता है एंडिंग द वॉर्स, और वो वॉर्स जो हैं दे आर यूक्रेन एंड पैलेस्टाइन। इंडिया पाकिस्तान का तो वो ऑलरेडी कह चुका है 28 दफा, 29 दफा, 30 दफा वो कहता है, इंडिया माने या ना माने वो कहता जा रहा है, उसे इशारा कर रहा है कि यार तुम भी मान जाओ, तुम क्यों नहीं मान रहे? और वो नरेंद्र मोदी फंस गया वो जो इंडिया का एक बना हुआ है वी आर अ ग्रेट पावर, हमें कौन कह सकता है, ये है वो है, तो उन्होंने मिसकैलकुलेशन की है। तो दिस इज माय थियरी दैट आई डोंट थिंक कि इंडिया के ऊपर वो टेम्परेरली वो प्रेशर डालेगा कि तेल बंद करें। जब इंडिया तेल नहीं बंद करेगा तो वो कोई प्रेशर थोड़ी देर के लिए रहेगा, उसके बाद खत्म हो जाएगा। और दूसरी बात ये है कि सेटलमेंट होगी रशिया के साथ और वो यूक्रेन, उसके बाद ये सारा मामला इंडिया का खत्म हो जाएगा, कोई इशू नहीं रहेगा। बाकी वो जो ट्रंप ने जो रेसिप्रोकल टैरिफ्स लगाए हैं वो अपनी जगह पे रहेंगे। ये जो पेनल्टी लगा रहा है ना ऑन द रशियन ऑयल, दिस विल एंड। ठीक है, when that happens. ओके, ये कड़ियों से कड़ियाँ बड़ी अच्छी मिलाई है, उससे बहुत से क्लूज मिल गए हैं कि आगे सिचुएशन किस तरफ जाएगी, और ये कि अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप इस टैरिफ के जरिए अपनी खारिजा पॉलिसी के अहदाफ तय कर रहे हैं। बेसिकली उनका मकसद ये है। लेकिन आपने जिस तरफ इशारा किया कि ये आर्जी मुश्किल है इंडिया के लिए, जो 2 हाथियों की लड़ाई में या 3 हाथियों की लड़ाई में कुचला जा रहा है, तो उसके लिए जो आसानी की मंजिल है सेठी साहब, उसका इशारा क्या आपको भी इस तरह मिलता है कि अमारात के सदर उन्होंने रशियन प्रेसिडेंट पुतिन से मुलाकात की है मॉस्को में, और वहाँ ये बात हुई है, इशारा दिया गया है कि अमेरिकन प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ यूएई में मुलाकात हो सकती है, क्योंकि एक तरफ स्टीव विटकॉफ वो भी मिलके गए पुतिन से, जिसमें ये बात हुई कि अमेरिकन प्रेसिडेंट के साथ मुलाकात करनी चाहिए। तो जब ये अगले हफ्ते तक तकरीबन ये मुलाकात होती है और यूएई के ताउन से होती है, तो आपको लगता है ये तलवार हट जाएगी इंडिया के सर से? देखिए, इतनी जल्दी नहीं होगा। ये पुतिन की और डोनाल्ड ट्रंप की मीटिंग तो काफी अरसे से शेड्यूल्ड है, मगर हो नहीं रही थी बिकॉज वो पहले जो बिहाइंड द सीन्स बैक चैनल्स के जरिए पहले बातें जो तय होती है वो अभी तक तय नहीं हुई थी।
मीटिंग्स बड़े लोगों की होती हैं जब कुछ चीजें पहले तय हो जाएं, फिर जाके मीटिंग होती है, ताकि ये ना लगे कि फेल हो गई मीटिंग। इसीलिए उसने विटकॉफ को पहले भेज दिया। अब उस विटकॉफ ने जाके जो बातें वहां रूस में की हैं वो थोड़ी पॉजिटिव निकली हैं वहां से, इसीलिए अब वो भी कह रहे हैं, अमेरिकन भी कह रहे हैं कि हाँ हमारी मीटिंग होगी, और रशियंस भी कह रहे हैं हाँ वी आर ओके। और दुबई वाले फौरन पहुंच गए हैं कि हमारे यहाँ करें। वो सब वो नहीं चाहते कि कतर में हो वो उनका आपस में कतर और दुबई का इश्यू है। अच्छा। क्योंकि कतर वाज द बेसिक प्लेस जहां से अमेरिकन ने तालिबान के साथ नेगोशिएशन की थी, और कतर प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल एट दैट टाइम। यूएई चाहता है कि वो भी रोल जो है वो हमारे यहाँ आ जाए। तो वो ये चाह रहे हैं कि आगे भी जो कुछ होना है वो दुबई में हो। दुबई को भी वो एक सेंट्रल फिगर बनाना चाह रहे हैं। तो सिर्फ क्रिकेट नहीं है, पॉलिटिक्स ऑल्सो इज नाउ कमिंग टू दुबई। क्योंकि देखिए इस वक्त दुबई ने अपने एयरपोर्ट्स खोल दिए हैं, अपनी लैंड प्रॉपर्टीज खोल दिए हैं, अपने पासपोर्ट्स खोल दिए हैं, और इसराइल से जो टूरिस्ट आ रहे हैं और जो जमीन वहां खरीद रहे हैं दुबई के अंदर, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट टेकिंग प्लेस इन दुबई। दुबई प्रॉपर्टी वैल्यूज एक्सेट्रा, अब सऊदी अरेबिया से तो जो आ रहे थे वो तो अब इतने नहीं आ रहे, मगर जो इसराइल से जो आने शुरू हो गए हैं लोग, बिकॉज दे थिंक दिस इज अ गुड प्लेस। तो इसलिए आई थिंक ये वो कहने गए थे कि वी आर रेडी टू होस्ट यू। अच्छा, और आप कह रहे हैं कि जल्दी नताइज जाइए आप। हाँ, आप इधर उधर ना जाए, हमारे यहाँ आए, मगर जल्दी नताइज नहीं होंगे। मामला बड़ा टेढ़ा है। ये जो है ना प्यूटिन, ये किसी स्टेज पे भी ये जो इसने विक्ट्री जिस हद तक कामयाबी हुई है जंग के अंदर यूक्रेन में, उसको नहीं छोड़ेगा। वो आगे बढ़ना चाहेगा, मगर वो फिर बड़ी एश्योरेंसेस चाहेगा फ्रॉम अमेरिका कि आप बढ़ेंगे नहीं, आप ये मानेंगे, ये मानेंगे, ये मानेंगे, हमारे साथ ट्रीटी करें, इवेंचुअली ये 4 इलाके हमारे होंगे, नेटो पीछे हटेगा, ये सारी बातें वो मनवाएगा। मगर बात थोड़ी आगे आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती है। ये नहीं होगा कि दोनों मिल जाएंगे और उस वक्त यूक्रेन की बंद हो जाएगी। ज्यादा ये हो सकता है वो कहेगा अच्छा जी हम इतने दिन के लिए सीज फायर कर लेते हैं, आप ये करके दिखाएं हम। मगर ये इतनी जल्दी सेटल नहीं होगा। हो जाएगा, इवेंचुअली हो जाएगा, बिकॉज रशिया इज विनिंग एंड यूक्रेन के अंदर, एंड ज़ेलेंस्की एंड नेटो आर लूजिंग। तो इसलिए डोनाल्ड ट्रंप को भी थोड़ा रियलिस्टिक होना पड़ेगा। बट वो चाहता है कि लूली लंगड़ी जिस किस्म की भी सीज फायर हो जाए, मैं कम अज कम ये कह सकूं कि मैंने जंग को रुकवा दिया। और इसमें वो जितना टाइम दे रहे हैं उस टाइम में रेत हाथों से खिसकती जा रही है, वक्त निकलता जा रहा है और काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो जाता है। जैसे भारत को कोई ना कोई रास्ता लेना पड़ रहा है इस सिचुएशन में कि 25 से 50% तक चला गया टैरिफ, और उनकी जो अपनी ट्रेड मार्केट्स हैं वो बेचारी इस वक्त परेशान है कि किस तरफ को जाएं। तो अजीत डोवल चले गए मॉस्को, और उसके बाद जयशंकर साहब का भी इस मंथ के एंड पे विजिट है शेड्यूल फॉर रशिया। मीनवाइल नरेंद्र मोदी जी का कहा जा रहा है कि वो अब बीजिंग जाएंगे 31 अगस्त को जो शेड्यूल है एससीओ कॉन्फ्रेंस। सो ये भी तो एक पॉसिबिलिटी है। जो आपके नाज़िर हैं आपके शो के आसिफ शेख साहब आयरलैंड से, वो भी ये जानना चाह रहे थे कि ऐसे हो सकता है कि सिचुएशन का फ़ायदा रशिया उठाए और चाइना को, इंडिया को एक टेबल पे बिठा के साथ खुद भी बैठ जाए और कोशिश करे कि अमेरिकन कैंप से इंडिया निकल ही जाए। देखिए, इंडिया के ऊपर तो ऑलरेडी बड़ा प्रेशर है ना फ्रॉम डोमेस्टिक, कि बिट्रे किया अमेरिका ने। तो अमेरिका के साथ तो बैठना जो है बड़ी खतरनाक बात है। आप बहुत से लोग इंडिया में ये कह रहे हैं कि आप चाइना के साथ अपने तल्लुकात ठीक करें। एक तो ये कि आप थोड़ा सा प्रेशर पड़ेगा अमेरिका के ऊपर कि अगर अच्छा आप हमें टाइट कर रहे हैं, हम जाके चाइना से सलाम दुआ ले लेते हैं। तो एक तो ये है, इसीलिए नरेंद्र मोदी ने सोचा कि मैं जाऊं वहाँ और कम अज कम उसको न्यूट्रलाइज करूं चाइना को। तो चाइना भी तो एंटी इंडिया है ना इस वक्त, चाइना इज प्रो पाकिस्तान। तो थोड़ा सा मैं वहाँ जाके उनसे भी बात करूं। और इसी तरीके के साथ एससीओ के अंदर वहां भी तो सारे बैठे हुए हैं ना, एंटी अमेरिकन लॉबी बैठी हुई है एससीओ में। अब इंडिया भी वहां जाएगा तो वो भी प्रेशर है, वहां भी इंडिया जो है ना उनके साथ देगा। दिस इज अ मैसेज फॉर डोनाल्ड ट्रंप कि तुम ये कर तो लो, मगर एट द एंड ऑफ द डे वो जो ग्रेटर गेम है उसके ऊपर हमें हम आपका साथ छोड़ देंगे, हम भी अपने रास्ते निकालेंगे, कहीं ना कहीं न्यूट्रलाइज करेंगे अपने लोगों को। तो आई थिंक इंडिया फॉरेन पॉलिसी जैसे कहते हैं ना, जबरदस्ती उनको रिव्यू करनी पड़ रही है। और बड़े लोग इंडिया में ये कह रहे हैं कि यार आपने चाइना के साथ क्या पंगा लिया, छोड़े चाइना को न्यूट्रलाइज करें, ताकि पाकिस्तान, जैसे पाकिस्तान के अंदर कुछ लोग हैं वो कहते हैं इसराइल को न्यूट्रलाइज करें, इस तरीके से इंडिया के अंदर लोग हैं जो कहते हैं चाइना को न्यूट्रलाइज करें और अमेरिका के कैंप में मत जाए, वहां देखें आपके साथ क्या हुआ। तो मैं ये समझता हूँ कि इंडिया कभी भी चाइना के साथ वो दोस्ती स्ट्रेटेजिक नहीं होगी जो पाकिस्तान की है। ये भी एक सवाल था कि जी क्या
पाकिस्तान के ऊपर क्या इसका नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है, मैं नहीं समझता। चाइना क्या, ऑल फेयर वेदर फ्रेंड इज पाकिस्तान एंड वाइस वर्सा। मगर इंडिया के जो बॉर्डर एरियाज हैं उसके लिए इश्यूज, और प्लस इंडिया की बड़ी तजारत है विद चाइना। इंडिया रन्स अ बिग, चाइना रन्स अ बिग सरप्लस विद इंडिया। और फिर ये जो है कि चाइना के ऊपर जब प्रेशर पड़ रहा है इतना, तो लोग वहां से इन्वेस्टमेंट, फॉरेन इन्वेस्टमेंट बंद करके तो वो या इंडिया में आएंगे या पाकिस्तान में जाएंगे या कैम्बोडिया में जाएंगे या अपनी अपनी फैक्ट्रियां उठा उठा के वहां से जाएंगे ना कहीं। तो सारे तो उठ के नहीं चले जाएंगे ना अमेरिका वापस। ऑलरेडी इंडिया के ऊपर झटका लगा है अभी, और चाइना के ऊपर झटका लगा है, और अमेरिकन बायर्स जो हैं वो पाकिस्तान, कैम्बोडिया, बांग्लादेश टेलीफोन करने शुरू कर दिए उन्होंने कि हमें ये चाहिए, हमें बताएं कैसे देंगे, ये करेंगे। वो भी सोच रहे हैं कि यार ये बड़े अनस्टेबल सिचुएशन चल रही है, हम अपनी सप्लाई लाइंस को ठीक करें। बाकी मैं आपको एक बात बता दूं, ये जो सारा टैरिफ का इस्तेमाल कर रहा है ना, ये आखिर में आके डोनाल्ड ट्रंप को बैकफुट पे जाना पड़ेगा। क्योंकि एक चीज इसके साथ होगी, अगर ये 100% इम्प्लीमेंट करता है अपना टैरिफ पॉलिटिकल एजेंडा टैरिफ के जरिए, तो फिर जो सामान अमेरिका में जा रहा है वो महंगा हो जाएगा। अमेरिका की सारी इंपोर्ट सब चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश सारी महंगी हो जाएगी। उसके साथ वहां इन्फ्लेशन हो जाएगी, और वो इन्फ्लेशन होगी वो गरीब लोगों को और मिडिल क्लास को हिट करेगी, जो कि जिनको आदत है सारे साल में 1% 2% इन्फ्लेशन होती है वहाँ। तो सारी चीजें, कंज्यूमर गुड्स महंगे हो जाएंगे और लोगों की जेबें कटनी शुरू हो जाएगी बिकॉज ऑफ महंगाई। तो ये डोनाल्ड ट्रंप अफोर्ड नहीं कर सकता, कोई प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, कोई महंगाई अफोर्ड नहीं कर सकता आवाम के लिए। सो आई थिंक ये अभी झटके मार रहा है, बट इन द एंड आपने देखा जब कॉम्प्रोमाइज कर लेता है कि आप रेसिप्रोकल कम कर दे, वो अब कर लेगा, मगर एट द एंड ऑफ द डे इसको एज अ पॉलिटिकल वेपन मैं नहीं समझता इस्तेमाल कर सकेगा। काउंटर प्रोडक्टिव भी हो सकता है अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी, और इस बात का उन्हें आने वाले दिनों में अंदाज़ा हो सकता है। दूसरी तरफ ब्रिक्स में हम देख रहे हैं कि ब्रेंड ने बुध के रोज़ ये कहा है कि वो गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहेंगे ब्रिक्स में कि डोनाल्ड ट्रंप की इस टैरिफ पॉलिसी का मुकाबला कैसे किया जाए। तो इंटरेस्टिंग टाइम्स अहेड। ब्रेक के बाद आते हैं वापस। शो में साथ देने का शुक्रिया। अब मकामी सियासत की तरफ आते हैं, यानी पाकिस्तान की सियासत जिसमें बहुत गूंज थी। 5 अगस्त को पीक करेगी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की तहरीक, जो कि बानी PTI की रिहाई के लिए और कानून की बालादस्ती के लिए पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जानिब से चलाई जा रही थी। सिर्फ सब 5 अगस्त का बहुत इंतज़ार था, सभी देखना चाहते थे कि पै दर पै मुख्तलिफ ऐलानात के बाद अब 5 अगस्त को क्या होता है। लेकिन उससे पहले जिस तरह से पार्लियामेंटेरियंस को सज़ाएँ दी गई, नाअहल किया गया, उससे ऐसे लगता था कि तहरीक दम तोड़ चुकी है या उसमें ज़्यादा दबदबा नहीं रहा। इसके बावजूद इमरान खान साहब की जानिब से अपने ट्वीट में उस पर सेटिस्फेक्शन का इजहार किया गया है कि कामयाब रही। आपसे जाना आपने क्या इंप्रेशन लिया 5 अगस्त के दिन का, कि अब आगे 14 अगस्त की भी तारीख है, उसके लिए भी तैयारियां की जा रही हैं, तो जो चाहते थे वो हासिल हो गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को? तहरीक इंसाफ वाले क्या चाहते हैं? वो जो चाहते हैं वो तो हो नहीं रहा। खान साहब बाहर नहीं आ रहे, इतना बड़ा एहतजाज हो नहीं रहा जिससे हुकूमत हिल जाए, वो तो हो नहीं रहा। हो ये रहा है कि मीडिया के अंदर हर रोज हेडलाइंस तो चलती है खान साहब की पार्टी की, आपस में लड़ाई झगड़े भी हो तो वो भी चलता है, खान साहब से मुलाकात हो तो वो भी चलती है, ना मुलाकात हो तो वो भी चलती है, एहतजाज कहीं छोटा सा हो जाए वो भी चलता है, कभी लंदन में कभी अमेरिका में, हर रोज खान साहब के अलावा और कोई खबर ही नहीं है पॉलिटिकल। तो वो तो कामयाब है ना उसमें। तो ये अगर छोटी सी 5 तारीख कब से चल रहा था, और 5 तारीख और तो 5 तारीख भी आके चला गया, 14 तारीख आ रहा है। तो बेसिकली इसमें तो वो कामयाब है ना। दे आर कीपिंग इमरान खान अलाइव, politically relevant। सारा वक्त कुछ ना कुछ वो कर रहे हैं और करते हैं, उसमें तो वो कामयाब है। और उसके साथ ये होता है कि गवर्नमेंट को फिर आपको पता है, फिर वो ये गिरफ्तारियां होती हैं, फिर ये होता है, फिर वो होता है। वो भी कामयाबी है PTI की कि वो गवर्नमेंट को रिएक्ट करना पड़ता है, गवर्नमेंट को फोकस करना पड़ता है और काम छोड़ के इधर आना पड़ता है। तो उस सिलसिले, और वो हर रोज अडियाला पहुंच जाते हैं, हर रोज उनको रोका जाता है। तो इसमें तो आपको दाद देनी पड़ेगी ना PTI को कि खान साहब का जो मसला है उसको उन्होंने जिंदा रखा है, वो भूलने नहीं देते किसी को, चैन से बैठने नहीं देते किसी को। वो अब कामयाब हो या ना हो, पूरे कामयाब हो या ना हो, इसमें तो कामयाब है ना वो। तो मेरा ख्याल है, आई थिंक किसी को पता, सबको पता था कि ये 5 तारीख को कोई लंबा चौड़ी हंगामे नहीं होने, छोटे छोटे होंगे। वही हुआ, छोटे छोटे हंगामे हुए, और अब वो 14 तारीख शुरू हो गई है फिर 14 के बाद एक और डेट आ जाएगी। तो वो बात तो चलती रहेगी ना ऐसे, और गिरफ्तारियां होंगी, अदालतें होंगी, हर रोज वकील आप बैठे होंगे, मीडिया के ऊपर बातें चलेंगी। आई थिंक इन दैट सेंस स्ट्रेटजी कामयाब है।
ठीक है। अच्छा सिट साहब, इस पे फवाद चौधरी साहब ने तो इस मौजूदा क़यादत पे बहुत तनकीद की है, जिस तरह से अली अमीन गंडापुर साहब या सलमान अकरम राजा साहब ने इसको लीड किया जी, अब वो जहाँ रहे। फवाद चौधरी साहब तो चाह रहे हैं कि इमरान खान साहब क़यादत तब्दील कर लें अगर नतीजा मुख्तलिफ चाहते हैं। लेकिन एक और चीज़ जिस पे पार्टी के अंदर बहुत ज़्यादा इख्तलाफ देखने में आ रहा है वो है ज़िमनी इलेक्शन, जिसमें इमरान खान साहब ने तो कह दिया है कि हम अपने उम्मीदवार खड़े नहीं करेंगे जहाँ जहाँ डी-सीट किया गया। अलीमा खानम साहिबा ने यह मैसेज दिया। आपके ख्याल में ये दुरुस्त पॉलिसी है? नो, किसी इलेक्शन को बॉयकॉट नहीं करना चाहिए। हमेशा हर इलेक्शन लड़नी चाहिए, हाँ आपको पता हो कि वो रिग होगी और आपको जीतने नहीं दिया जाएगा। कम से कम एक बयानिया तो बनता है ना। अगर आप जाएंगे ही नहीं इलेक्शन लड़ने के लिए तो बयानिया कहाँ से बनेगा? तो ये तो वही बयानिया है कि हम किसी किस्म की नेगोशिएशन नहीं करेंगे, किसी किस्म का हिस्सा नहीं लेंगे, पार्लियामेंट के अंदर से रिजाइन करके बाहर आ जाएंगे। ये कोई तरीका नहीं है सियासत करने का। बहरहाल मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो 1985 में जब ज़ियाउल हक साहब थे तो इलेक्शन नॉन पार्टी बेसिस पे इलेक्शन होनी थी और मोहतरमा ने कहा हम नहीं पार्टी इसमें हिस्सा नहीं लेंगे। तो बाद में पछताती रही कि अगर हम ले लेते तो हम कम से कम पार्लियामेंट के अंदर आके हम कोई इफेक्टिव रोल तो प्ले अदा करते। तो इसलिए आई थिंक ये पीटीआई को शुड कंटेस्ट दीज इलेक्शंस। जैसे पहले बाय इलेक्शन हुए थे, आपको याद होगा, उसमें सारी सीटें इमरान खान ही जीत गया था। तो फिर बाद में वो एक पॉइंट है ना, यू हैव टू मेक अ पॉइंट। तो अभी भी आप अपने कैंडिडेट्स खड़े करें, लेट देम डिस्क्वालीफाई देम, लेट देम रिग देम, मगर कम से कम एक नया बयानिया तो बनेगा ना आपके पास। बात तो करने की होगी। ये तो आप बाहर बैठ जाएंगे बैठ के, दिस इज नॉट ऑन। यू मस्ट कंटेस्ट एवरी इलेक्शन इवन दो आपको पता हो कि इसमें ये होगा ये होगा। एक खुली छुट्टी किसी को नहीं देनी चाहिए। अच्छी फाइट तो पुटअप करें मैदान में रह के। ये तो बताएं कि आपके साथ जाती हुई है। ये है सेठी साहब का मशवरा। अच्छा सेठी साहब, जिस तरह से नाहिल किया गया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पार्लियामेंटेरियंस को, जैसे पंजाब असम्बली से बच्चर साहब थे उनको डी नोटिफाई कर दिया गया, फिर उमर अयूब साहब नेशनल असम्बली से चले गए, शिबली फराज साहब सेनेट से चले गए, तो कुछ लोग ये इंप्रेशन ले रहे हैं कि पीटीआई को पार्लियामेंट से ही निकालने की तैयारी है। वहाँ बाय इलेक्शन होगा और अल्लाह खैर सलाह कोई ओपोनेंट नहीं रहेगा नेशनल असम्बली या सेनेट में। तो वाकई कोई ऐसी पिक्चर बनने जा रही है, ये इरादा है? देखिए ये बहुत सही है, फैसले रिवर्स हो जाएंगे, इसलिए स्टे ले लें जाके, जो कि अभी मुझे पता चला कि वो ले रहे हैं स्टे। जी मिल चुका है। पेशावर हाई कोर्ट से किसी ने स्टे लिए जी। तो स्टेज ले लें ताकि आपको निकाला ना जाए और बाय इलेक्शन आपकी ना हो, और आप लड़े और आप ये केस जो आपके खिलाफ जो कन्विक्शन हुई है हाई कोर्ट के उसको रिवर्स करवाएं। यही एक रास्ता है और ये आपको करना चाहिए पूरा फुल फ्लैश। पार्लियामेंट में किसी सूरत में पार्लियामेंट को नहीं छोड़ना चाहिए। ठीक है। और बैरिस्टर गौर भी यही इरादा रखते हैं कि वो ये बाई इलेक्शंस के ऊपर बीतबानी पीटीआई से बात करेंगे जेल में जाकर। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मजमूरी राय यही है कि बाइकॉट नहीं किया जाना चाहिए। देखते हैं फैसले में तब्दीली आती है। ब्रेक के बाद आते हैं वापस। शो में साथ देने का शुक्रिया। सिट साहब, पाकिस्तान की सियासत में ब्यूरोक्रेसी हमेशा ही एक कलीदी किरदार अदा करती रही है। वो अयूब खान साहब हों या बाद में इमरान खान साहब की ब्यूरोक्रेसी को राम करने की कोशिश बहुत मुश्किल होता है अगर कोई सियासतदान उनको ललकारे या उनके हवाले से कोई बात कर दे, और वो भी जो आपका डिफेंस मिनिस्टर हो। देखिए ख्वाजा साहब के एक दोस्त हैं, वो एक ज़माने में रिटर्निंग अफसर थे। ख्वाजा साहब एक डेट है, कर्जा है, उठाना है, और वो एडीसीआर हैं। अब वो एक वहाँ प्रॉपर्टी के ऊपर कोई इशू चल रहा है सियालकोट के अंदर, जिसमें एक कंपनी है, उस भाई हैं कुछ, वो कारोबार भी करते हैं, वो ज़मीन उनकी है। ख्वाजा साहब चाह रहे थे कि वो शायद ज़मीन इनको दे दी जाए, वो मसला बन रहा था, और वो एडीसीआर ने जाके उनको छाप लगा दी कि जी आप करो, नहीं तो ये वो केसेस बना के उनको पकड़ के ले गए। ख्वाजा साहब बड़े नाराज हो गए, क्या क्यों है। ख्वाजा साहब ने फिर धमकियाँ देनी शुरू कर दी उसको रिलीज करें। बहरहाल वो लोगों के अपने भी कॉन्टैक्ट्स होते हैं, वो जो कंपनी थी उसके भी कोई ब्यूरोक्रेट्स के कॉन्टैक्ट्स थे, तो उन्होंने कुछ हाथ पैर मारे और बंदे को उठवा लिया और कहते ऐसी की तैसी इसको कहें, हमें नोट बी अनफेयर। केस उनका स्ट्रॉन्ग है। तो मेरा ख्याल है ख्वाजा साहब नाराज हो गए। ख्वाजा साहब ने जाहिर है अपने दोस्त को बचाना था, तो ख्वाजा साहब ने शोर डाल दिया। और वो यही था कि ये कौन होते हैं उठाने वाले, ये तो सारे जो है ये मिले जुले हैं, ये सब ये गड़बड़ कर रहे हैं। उस सिलसिले में उन्होंने ये किसी को कह दिया कि यार तू चला दे कि मैं रिजाइन करने लगा। खुद तो नहीं कह सकते थे। जब वो हुआ तो फिर मेरा ख्याल है ख्वाजा साहब की मकसद पूरा हो गया। उनको बुला के रजामंद किया जाए, ना ख्वाजा साहब वो छोड़ो भी ना, वो छो जी, और जो बंदा थोड़ा बाहर आ जाता है, इतना गुस्सा क्यों करते हो, ना करो इस तरह।
तो वो फिर किसने किया, वो समझाया आप खुद ही समझ जाए कि कहाँ गए और कहाँ समझा दिया। जैसे वो हुआ तो ख्वाजा साहब ने डिनाई कर दिया, मैंने तो कभी किया ही नहीं, मैंने तो कभी रिजाइन ही नहीं किया, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो ये इस तरीके से ये गेम्स चलती हैं। अब जो इल्जाम उन्होंने लगा दिया है, थोड़ा सा गुस्से में आके वो करते हैं, उनका है इशू, गुस्सा जल्दी चढ़ जाता है ख्वाजा साहब। आपने देखा कभी कभी वो ऐसी ऐसी बातें भी कर देते हैं, बाद में पछताते हैं। वो कोई क्लिप लगा के आज सुना दे तो बड़े शर्मिंदा होंगे। बहरहाल, तो क्योंकि आजकल तो उनकी गोद में है ना, तो मेरा ख्याल है ये इंटरनल पॉलिटिक्स और राइवलरीज और जेलसीज चल रही हैं, एंड आई थिंक दैट्स ऑल देयर इज टू इट। लेकिन उन्होंने ब्यूरोक्रेसी को रगड़ दिया, सारी ब्यूरोक्रेसी पाक सरजमीन को पलीद कर रही है। ये उनका ट्वीट क्या है? अच्छा, अब सारी ब्यूरोक्रेसी, सारी सिविलियन ब्यूरोक्रेसी उसका मतलब है। तो इसलिए ख्वाजा साहब जो है ना, वो गुस्से में बड़ी बातें कर जाते हैं, बाद में कहते हैं मेरा तो मतलब ही नहीं सी, मैं तो है कह रहा था, मैं तो कह रहा। हाँ, जो बात है। जब उर्दू छोड़ के पंजाबी में आ जाते हैं ना, तो आप समझ जाएं कि अब मामला कहाँ पहुंच गया। लेकिन उनका पंजाबी अंदाज बहुत दिलनशीन होता है। बहरहाल, उनके इस ट्वीट में 2-3 टेकअवेज थे जिस पर लोगों ने घोड़े दौड़ाने शुरू किए कि उन्होंने बुज़दार दौर के भी एक ब्यूरोक्रेट का जिक्र किया हुआ था, लोग वो भी ढूंढ के ले आए, और बाकी बात सेठी साहब ने बता दी। कुछ और जानना चाहे सेठी साहब से आप हैं? अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त है।